सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके माली सर मैथ में स्वागत। जैसे कि इस वीडियो के लिए बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर केमिस्ट्री का पेपर जल्दी से जल्दी मतलब प्रोवाइड करवाइए। तो ये जो पेपर है आपका रुक जाने पेपर 2024 जो आपका 20 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो आपका रुक जाने का पेपर है, रुक जाने में केमिस्ट्री में जो ये पेपर जो है आपका मुख्य परीक्षा 2024, जैसे कि एमपी बोर्ड की तरफ से आप यहाँ पे देख लिया होगा, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 का ये पेपर है, जो भी आपका 2024 में वार्षिक परीक्षा पेपर हुआ है। इसका सेट बी है और सेट सभी सेम ही थे आपके, लगभग पूरे पेपर एक जैसे ही आए थे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो रुक जाने में पेपर दे रहे हैं, वो इस पेपर से किस तरीके से तैयारी करेंगे, और साथ ही सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनको भी इस पेपर से कितने क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री में आएंगे, साथ ही रुक जाने में क्या आने वाला, किस प्रकार से पैटर्न होने वाला, कंप्लीट पूरी इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने इसके पहले हमारे फिजिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिए होंगे। केमिस्ट्री के फिजिक्स के भी पार्ट और आएंगे और बायोलॉजी के लिए भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। बात करते हैं कि यहाँ पे जो रुक जाने पेपर अभी आपका हो रहा है 20 मई से जो स्टार्ट हो रहा है 2024 से, तो उसमें ये पेपर कितने नंबरों का आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के मन में यही सवाल है कि पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस रुक जाने के पेपर कैसे आते हैं। तो रुक जाने के पेपर कैसे आते हैं तो उसी पर बात करने वाले पूरे वीडियो में। साथ में इसमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमको रुक जाने के लिए तैयार करना चाहिए, या सप्लीमेंट्री का एग्जाम यदि आप दे रहे हो तो सप्लीमेंट्री में कितने क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, पूरी कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो का अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को एक लाइन से देखिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन वीडियो को आपको पूरा एक लाइन से देखना ताकि आपको हर एक पॉइंट बातें समझ में आ जाए, क्योंकि मैं जहां आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा वहां आपने स्किप कर लिया तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे और आप कंप्लीट तैयारी कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे और आप कहीं ना कहीं आपको नुकसान आप ही का होगा। इसलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने सब्सक्राइब पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करने से और साथ में बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले जुड़ जाइए, वहाँ पे सब हर चीज़ का सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन डल जाता है। वीडियो वहाँ पे सबसे जैसी डलती है वहाँ पे सबसे पहले लिंक सेंड कर दी जाती है, साथ ही वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं पूरे वीडियो में क्या प्रोसेस है। 70 नंबर का जो आपका बात करें ब्लूप्रिंट की, तो आपका एमपी बोर्ड पे जो मैं सभी वीडियो में यही बात कर रहा हूँ कि एमपी बोर्ड का जो पैटर्न था 2024 का, सेम वही का वही रुक जाने का पैटर्न होने वाला है। क्योंकि इसमें जो आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, जिसमें जो आपका टाइम टेबल आया उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आदेश है उसमें कि जो रुक जाने पेपर होते हैं वो केवल एमपी बोर्ड के पैटर्न पे आधारित ही रहेंगे। एमपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पे ही रुक जाने का पेपर होगा। तो 70 नंबरों का पेपर होगा। आप बात करते हैं बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपने पास कर लिया है केमिस्ट्री का तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से नहीं देना है। यदि आप अपसेंट थे तो आपको उसी दिन जिस दिन रुक जाने का पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा उसी दिन उसी सेंटर पर आपको केंद्र अध्यक्ष द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका पेपर प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, क्या है। और वैसे तो आपका जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा उसी के पेपर होने के जस्ट बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाएगा उसी सेंटर पे जहाँ पे आप पेपर देने जाओगे। चलिए बढ़ते आगे बिना देरी किए। सबसे पहले बात करें कि सही विकल्प कितने नंबर के लिए आएगा, तो पेपर तो 70 नंबर का आपका होने वाला है। 70 में से आपको 23 नंबर पास करने के लिए लाना है। तो 23 नंबर लाना बहुत ही आसान है, बस आप मैं जो बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बात करते हैं 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। अभी इस पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं इसको चेक कर लेते हैं। आप इसको एक लाइन से देखते चलें। इनमें से 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। संकुल यौगिक में आपको एक पोटेशियम वाला, यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आपको पोटेशियम वाला जितने भी वो तैयार कर लेंगे आप, संकुल यौगिक कम से कम आपके परीक्षा दान में देखेंगे तो 40 आपके पास में संकुल यौगिक है, उन सभी के नाम याद कर लोगे तो उसी में से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल जाएगा। और ज़्यादातर आपको 40 में से भी अगर आपको पूरे नहीं करना है तो आप जो स्टार्ट, जैसे यहाँ पे जो लिगेंड है संकुल जो यहाँ पे है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है। कोबाल्ट के जैसा अगर आपको कोई दूसरा मिल जाए, पोटेशियम, कोबाल्ट, ये वाले ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में, तो कोबाल्ट और पोटेशियम से स्टार्ट होने वाले जितने भी संकुल यौगिक है उनको आप अच्छी तरह तैयार कर ले। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ रहे हैं इसके आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, 2 नंबर क्वेश्चन में और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर आपके संकुल यौगिक वाले चैप्टर से है। तो यहाँ से आप उपसहयोगी यौगिक आपके चैप्टर का नाम है, वहाँ से आप परीक्षा दिन से देख के कंप्लीट कर लेंगे संकुल जो यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे जो बने हुए उसको, संकुल यौगिक को। तो यहाँ से आपने देखे 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव। और ये पेपर इसलिए भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये आपका एमपी बोर्ड का 2024 का पेपर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास में पेपर नहीं होता है, तो वो इस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे इसको देख के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे वो भी इस पेपर को देख लेंगे आसानी से, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरे पुराने ईयर के भी पूरे पेपर प्रोवाइड है, पहले से पेपर डले हुए। इसके पिछले साल का भी रुक जाने का पेपर आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में 12th क्लास की केमिस्ट्री की बनी हुई है, उसमें जाके आप
रुक जाने 2023 में कैसा पेपर आया था केमिस्ट्री का, उसको देख सकते हैं। उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से पेपर आता है। उसके भी क्वेश्चन तैयार कीजिए, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। और इस पेपर में भी जितने क्वेश्चन, अभी मैं ऑब्जेक्टिव तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर मैं आपको IMP बताऊँगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। ऑब्जेक्टिव चाहिए तो अलग से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चैप्टर वाइज अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 2 से 3 वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप इसमें स्क्रीनशॉट निकाले चले या क्वेश्चन किस प्रकार से आया था ये देखते चले। सही जोड़ी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 5 अंकों के लिए आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक शब्द में उत्तर, ये भी 5 नंबरों के लिए था। आप देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट IMP क्या है कि मोलरता की परिभाषा पूछ ली 1 नंबर में। तो मोलरता और मोलरता यहाँ पे मोलरता पूछ लिया आपको, और एक होता है मोलरता। तो आप ये मोलरता की भी परिभाषा याद कर लेंगे। मोलरता और मोलरता दोनों ही आपके 2 नंबरों के लिए क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसको 1 नंबर में पूछ लिया। फार्मूलिन की परिभाषा आपकी IMP क्वेश्चन है। तुल्यांक की चालकता मोस्ट IMP है। और मेरे हिसाब से पेपर जो केमिस्ट्री का था बहुत ही अच्छा आया हुआ था, सामान्य पेपर था। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया होता तो आप को ये सप्लीमेंट्री या फिर आप फेल नहीं होते। तब भी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि पेपर आपका बहुत ही ईजी आने वाला है केमिस्ट्री का। बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना तैयारी कर लोगे तो आसानी से आप पास हो जाएंगे। मेरा टारगेट एक ही है, MP में जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हुए सभी को पास करवाना है। बस आपका काम एक ही है कि आप चैनल पे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को करवाइए और सभी को अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर करें। और आपका पास करवाने का काम मेरा है। तो जितने क्वेश्चन दूंगा सभी क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे आपको। संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा दीजिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, लेकिन हम 90% बोले कि ये रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे संकुल आयन किसे कहते हैं इस तरीके से आ सकता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसके और वाला 100% आप बोल सकते हैं कि आयनन समावेता किसे कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। DDT रिपीटेड क्वेश्चन है 2 नंबरों के लिए। DDT आपका मोस्ट IMP है। या फिर इससे कीटनाशक वाला भी एक और क्वेश्चन है ना। DDT वाले चैप्टर से 2-3 इसके क्वेश्चन है, वो आप 2-2 नंबर के लिए कर लेंगे। मैं यूनिट वाइज जब बताऊंगा क्वेश्चन तो उसमें से आपको मैं अलग IMP क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन इसमें पेपर में जितने रिपीटेड क्वेश्चन है वो उसको करते चले। DDT आपको फिर से तैयार करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के कोई 2 उपयोग तो मोस्ट IMP है। ये भी नया क्वेश्चन बना हुआ है इस बार। DDT तो हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 उपयोग ये अभी तक के पेपर में नहीं आया। जैसे कि आपको बता दूं कि CBSE पैटर्न पे बेस्ड पेपर आजकल प्रिंट हो रहे हैं, वैसे ही पेपर बना रही है MP बोर्ड। तो वो भी पहले ही इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए थे कि जो पैटर्न होने वाला है वो थोड़ा CBSE लेवल मतलब तार्किक सोच के क्वेश्चन होंगे। और वैसे ही MP बोर्ड ने इस बार अपना पैटर्न सबसे ज़्यादा पहली बार इस बार अपना पैटर्न बदल दिया। तब भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार आने वाले क्वेश्चन, जैसे कि प्रतिरोधकता की परिभाषा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी पहली बार आया हुआ है, इसके पहले पेपर में नहीं देखने को मिला। एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, तो ये भी पहली बार आया है। डाइजोनियम लवणों की युग्मन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, ये भी पहली बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादातर रिपीट नहीं होने वाले। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप 100% तैयार करके रखेंगे, रिपीट हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा बहुत बार IMP है, मोस्ट IMP है, ये भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद बात करें रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पेपर में रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, आ चुका है इसके पहले 1-2 बार, लेकिन अभिक्रिया की दर आपको छोड़ना नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया की दर और कोटि, रासायनिक अभिक्रिया की दर और कोटि में क्या अंतर है वो याद कर लेंगे, दर और कोटि वाला डिफरेंस। और साथ में रासायनिक अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं वो भी आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। इसमें दर पूछा, इसके बाद में कोटि पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तो आपको हम MP बोर्ड का पेपर बता रही है कि इसमें से कितना MP। इसके बाद में हम नोट्स पे जाएंगे, तो हम नोट्स में कंप्लीट पार्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 या फिर एक वीडियो में 3-3 यूनिट को तैयार करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा यूनिट को ले नहीं सकते। तो 3 यूनिट को एक वीडियो के माध्यम से आपको 5 या 6 पार्ट में आपको पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे पहले दे देंगे। कोशिश हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी वीडियो बन जाए, लेकिन वीडियो बनाने और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। संक्रमण धातु में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, क्यों, कारण लिखिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है संक्रमण। ये इस टाइप का मुझे लग ही रहा था कि इस बार क्वेश्चन आएगा और पेपर में ये छप गया, क्योंकि तार्किक क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन तार्किक क्वेश्चन होते हैं।
कि संक्रमण धातुओं का अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा संक्रमण धातुएं क्या है, कौन सी हैं, तो इसके बारे में आप आसानी से लिख दोगे और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक दो बार पढ़ोगे वैसे आपको याद हो जाएगा। संक्रमण धातुएं रंगीन आयन यौगिक बनाती है, क्यों? मोस्ट आईएमपी है, इसके पहले भी कई बार पूछा गया है लेकिन 3-4 सालों से इस क्वेश्चन को बंद कर दिया था, फिर से रिटर्न 4-5 साल पहले के क्वेश्चन उठा के ला दिए गए हैं। तो इसलिए आपको इस टाइप से संक्रमण चैप्टर वाला पूरा एक तरह से कहानी जैसे पढ़ लेना है, थोड़ा संक्रमण धातुओं के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना, मन से आप पूरा लिख के आ सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं रखा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये तो आपका कॉमन क्वेश्चन है, 100% गारंटी है कि आप ये जो लिगेंड वाला पार्ट है, संकुल यौगिक वाला जो पार्ट है, उसमें मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्टिव में स्टार्टिंग में वीडियो में कि 40 वहाँ पे 40 से 45 आपको देखने को मिल जाएंगे। 40 से 45 संकुल यौगिक दिए गए हैं परीक्षा अध्ययन में, उसके बाहर का एक भी नहीं आ रहा है इसमें, तो आप परीक्षा अध्ययन में से इसका IUPAC नाम देख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका नाम, ये जो 2 नंबरों के लिए ये नाम फिर से आने वाला है, बस यहाँ पे आपको चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया पोटेशियम वाले जितने हैं उतने देख के रखेंगे और साथ ही कोबाल्ट वाले जितने हैं ना, कोबाल्ट और पोटेशियम वाले को छोड़ना नहीं है। ज़्यादातर कोबाल्ट और पोटेशियम वाला अगर लिगेंड यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब कि ये जो Cr जुड़ा हुआ है क्रोमियम, ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। जैसे यहाँ पे बात करें ऊपर Hg मर्क्यूरी, तो ये भी केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो दोनों यहाँ पे जो है सामने आप यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम या फिर सामने कोबाल्ट, आपको केंद्रीय धातु परमाणु की जगह पे कोबाल्ट देखने को मिल जाएगा CO, या फिर पोटेशियम देखने को मिल जाएगा, या फिर स्टार्टिंग में K4 CN6 इस तरीके से एक और है, और K2 वाला K4 वाला पोटेशियम और कोबाल्ट, इसको ज़्यादातर तैयार कर लो। अगर आप 45 नहीं कर सकते तो मोस्ट IMP की बात करें तो पोटेशियम और कोबाल्ट को देख के चल जाओ, आ जाएगा पेपर में, बिल्कुल आएगा। और वैसे तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आसानी से बन जाएगा। सेम इसी की बात करें उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC सूत्र लिखिए। आपको ऊपर IUPAC नाम पूछ लिया, इसका सेम अपोजिट करना है, यहाँ पे आपको नाम दे दिया है और इसकी सूत्र लिखना है। तो आप इस तरीके से सेम इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाना है इनके, टेट्रा कार्बोनिल निकल और पोटेशियम टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड, तो इसका भी आपको फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें आपको संकुल यौगिक से बहुत IMP क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आप तैयार कर सकते हो क्योंकि इसके बाहर पेपर जाता नहीं है। आपको ये समझ लीजिए कि आपको पहले से पेपर पता हो गया 2 नंबरों के लिए, तो और ये 2 नंबर के, एक तो ये तैयार कर लो आप, या फिर ये 100% इसमें से जैसा वैसा फिर से आपका आएगा। 2023 का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें भी ये IUPAC नाम पूछे गए, इसमें कुछ भी पैटर्न में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 2 नंबर आपको पास होने के लिए तो बहुत एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको संकुल यौगिक से 2 नंबर मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, 2 नंबर मतलब कि 23 नंबर पास करने के लिए लाने के लिए 2 नंबर बहुत होते हैं। जो अभी 22 नंबर लाके फेल हुआ होगा उसको पता है कि 1 नंबर की कीमत क्या होती है, जिसने रिटोटलिंग फॉर्म भरा होगा। और रिटोटलिंग में भी नंबर बहुत कम बढ़ते हैं, चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो फिनॉल की सोडियम से अभिक्रिया, ये नया क्वेश्चन है। रायमंड टीमन अभिक्रिया या फिर रिमन टीमन अभिक्रिया, दोनों नामों से जाना जाता है इसको। रायमंड टीमन अभिक्रिया, रिमन टीमन अभिक्रिया मोस्ट IMP बार बार पूछी जा रही है पेपर में। सेंडमायर अभिक्रिया इस पेपर में नहीं आई, सेंडमायर पेपर आप सेंडमायर अभिक्रिया कर लेंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया याद कर लेंगे जो कि मोस्ट IMP अभिक्रिया है, जिसको आपको मैं जितने भी रिएक्शंस के नाम बोल रहा हूँ उतने रिएक्शंस आप कर लेंगे। रिमन टीमन रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम, एसिडिक नेचर, और जितना भी है आप ये कर सकते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन में तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दोगे, क्योंकि आप जो एकदम मतलब ये समझ लीजिए कि जो एकदम पास वाले बच्चे समझ लीजिए कि उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत की है। आपसे ये वाले रिएक्शन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर आपसे ये रिएक्शन बन जाती तो आप फेल होते नहीं, सीधी सी बात। तो मेरे हिसाब से आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप ये समीकरण ना बनाने के बजाय ये वाली रिएक्शन आप कॉमन रिएक्शन जो कि होती है, 2 लाइन की रिएक्शन होती है, 1 लाइन की आपकी 2 लाइन की इसकी डेफिनेशन होती है और 1 लाइन में आपको इसको रिएक्शन करवा देते हो। तो ये वाले इस पर आप टाइम दे सकते हो। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रिया तो आप रट लो जितना मैंने बताया। सेंडमायर अभिक्रिया नहीं आई है, आ सकती है। और ये वाले इस टाइप के जो समीकरण है आपको उतने अभी इसको आपसे बेसिक उतना अच्छा होगा नहीं, तो आपसे बनेंगे नहीं। अगर किसी से बनते हैं तो वो उसको तैयार करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। एंजाइम की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो एंजाइम मोस्ट IMP है, एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, दोनों ही प्रोटीन की परिभाषा पूछ सकते हैं। एंजाइम की भी, एंजाइम मोस्ट IMP है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से फिर से तैयार कर सकते हैं। आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो एमिनो अम्ल यहाँ पे आवश्यक अनावश्यक इस प्रकार से नया क्वेश्चन बना हुआ है। अगर बात करें इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एमिनो अम्ल को परिभाषित कीजिए या एमिनो अम्ल को समझाइए। यहाँ पे उदाहरण से समझाइए, अनावश्यक और आवश्यक पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे बात वही थी कि एमिनो अम्ल को समझाना था, आवश्यक अनावश्यक तो बात एक ही घुमा फिरा गई थी। आप एमिनो अम्ल की परिभाषा तैयार कर लो उदाहरण से।
रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। ये एमिनो आम्ल किसे कहते हैं, सिर्फ इतना सा आता है। तो 3 नंबर के लिए काफ़ी आ गया, उदाहरण से इसलिए आ गया है। नेक्स्ट बात करें तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। साथ में इसके यहाँ पे क्या लिखा है कि लिखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99%, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 90%, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना होता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसकी ओर आपको नहीं जाना है अभी। व्यंजक लिखिए कि शून्य कोटि रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु T1/2 का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो व्यंजक निकालना था। ये क्वेश्चन भी आपका नया क्वेश्चन बना हुआ है। अर्ध आयु काल से वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके बजाय आप अभी आपका क्या है कि रुक जाने में थोड़ा सिंपल ही पेपर रहेगा। सिंपल एकदम भी ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल पेपर रहने वाला है, ऐसा सिंपल पेपर कभी नहीं आता है। जैसा एमपी बोर्ड ने अभी पेपर का पैटर्न दिया है सेम ऐसे ही पैटर्न रहेगा, ज़्यादा भी सिंपल नहीं रहेगा। लेकिन आपको बता दें थोड़ा इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं वो याद कर लेंगे आप। शून्य कोटि से हमेशा अभिक्रिया वाला क्वेश्चन बन ही रहा है। शून्य कोटि के अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके परीक्षा दिन में आपको मिल जाएगा या फिर आपको नौबत में मिल जाएगा। साथ में शून्य कोटि अभिक्रिया किससे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित कीजिए तथा इनकी 2 विशेषता लिखिए। यदि आपने डी ब्लॉक को थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। ए ब्लॉक को परिभाषित कीजिए तथा इनकी 2 विशेषता लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बात करें जो हमेशा कॉमन क्वेश्चन जो लगातार आ रहा था, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर, वो पेपर में नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात नहीं है कि ये आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनने डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर याद करके रखा हुआ था। मैं मानता हूँ कि 99.9% लोगों ने डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर याद करके रखा था, लेकिन वो पेपर में नहीं आया। तो अब मैं यहाँ पे 99.9% उम्मीद करता हूँ कि डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, रुक जाना नहीं में। तो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर याद कर ले अच्छे से, डी ब्लॉक को पूरा अच्छे से तरह समझ ले आप, और ए ब्लॉक क्या होता है पूरा अच्छी तरह समझ ले। यदि दोनों तरह से अंतर नहीं आया तो आप ये इस टाइप से भी डी ब्लॉक ए ब्लॉक को समझा के पेपर में करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक से तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन रहेगा डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर। और एक और अलग से क्वेश्चन आपको एमपी दे रहा हूँ, फिनाल और एल्कोहल में अंतर। अभी आया नहीं पेपर में, लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रासायनिक समीकरण लिखना है। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया तो मोस्ट एमपी, जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे एक अभिक्रिया पूछ रहा है और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण पूछ रहा है। तो एक क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाने पर क्या होता है, तो वो आप कंडीशन, और एक अभिक्रिया इसके साथ में कॉमन पूछ ही रहा है। तो अभिक्रिया आपको ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया लगातार बनने वाली अभिक्रिया है। आप बात करें कार्बिल एमिन अभिक्रिया और केनिजारो अभिक्रिया, ये आई नहीं है तो इनको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इन वाले अभिक्रिया को अगर आपसे बन जाती तो कर लेना, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा अभी सप्लीमेंट्री और रुक जाने वालों के लिए, तो इसको आप छोड़ देंगे, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो अभी हमने नाम लिया और केनिजारो अभिक्रिया आपको मिल गई। केनिजारो अभिक्रिया, रोजरमुंड अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो यहाँ पे नहीं है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, उसको भी आप तैयार करें। 8 से 10 अभिक्रिया, 8 से 10 अभिक्रिया कर लो। 8 से 10 अभिक्रिया करने से आपको क्या होगा, मैं भी आपको अभिक्रिया के लिए एक अलग से पार्ट बना दूंगा, या फिर यूनिट वाइज चलेगा। अभिक्रिया कम से कम मैं आपको 10 अभिक्रिया दूंगा। 10 अभिक्रिया में से आपकी 9 अभिक्रिया पेपर में आ जाएगी, और उससे आपको मिलेंगे कम से कम 4 नंबर में। तो यहाँ पे अभिक्रिया मिल गई आपको, है ना। इसके पहले में भी 2-3 अभिक्रिया, 3 जगह अभिक्रिया आ रही है। 3 नंबर के लिए भी अभिक्रिया है, 4 नंबर के लिए भी है और 2 नंबर के लिए भी है। तो 4 3 7 और 2 9 नंबर आपको अभिक्रिया पे मिल जाएगी। यदि आप 10 अभिक्रिया तैयार कर लेते हो तो 9 नंबर तो यहीं से मिल रहे हैं आपके। और मैंने अभी आपको बता दिया उपसहसहयोगी यौगिक से 2 नंबर, तो 9 और 2 11 नंबर तो यहीं से हो रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आपको जो बताऊँगा मैं, पूरे आप कर लोगे और इसी तरह से आप आसानी से पास हो जाओगे। पराशरण दाब याद करने की बर्कले हार्टले विधि को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, वो आपके 4 नंबर में, जैसे कि पराशरण दाब से जब क्वेश्चन बन गया है तो इसके बाद में पराशरण दाब याद करने की बर्कले हार्टले विधि का नामांकित चित्र सहित पूरा वर्णन करने के लिए पेपर में आ सकता है। तो उसको आप बिल्कुल तैयार करें, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा। हिमांक और एक क्वथनांक, 2 क्वेश्चन है। हिमांक में अवनमन अभी आ गया है, तो आप इसके बाद में क्वथनांक में अवनमन आ सकता है। तो क्वथनांक और हिमांक दोनों को तैयार करना है आपको। हिमांक और क्वथनांक ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन थे जो कि फिर से रिपीट हो चुके हैं। तो आप क्वथनांक और हिमांक वाले फिर से रिपीट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में यही रहेगा कि हिमांक के साथ में आप क्वथनांक को किससे कहते हैं उसको परिवर्तित कीजिए, वो भी करें। और कोलराज का नियम इसके बाद में आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कोलराज का नियम आपको देखने को मिल ही रहा है 4 नंबर के लिए। कोलराज का नियम मोस्ट आईएमपी 100% आपके पेपर में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कोलराज का नियम फिर से आप इसके याद कर सकते हैं। कोई 2 अनुप्रयोग को समझाना है, लिखना है, तो अनुप्रयोग को भी आप अच्छी तरह समझा के लिख सकते हैं। साथ में गैल्वेनिक सेल, ये पहले पेपर में आता था 4-5 साल पहले, उसके बाद से बंद कर दिया गया था, फिर से इसको रिपीट कर दिया गया है। गैल्वेनिक सेल एवं विद्युत अपघटन सेल में कोई 4 अंतर लिखिए। तो मोस्ट आईएमपी अंतर की बात करें तो बहुत सारे अंतर आप पूछ रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल और इसी में कोलराज के नियम और उसके फर्स्ट
देखिए इसमें आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन एक और कॉमन क्वेश्चन था जो कि पेपर में देखने को नहीं मिला इस बार, आपने जहाँ तक याद करके रखा होगा। धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, फिर से रिपीट हो सकता है। आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं वो भी आपको तैयार करना है, और साथ में दोनों में अंतर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया आपको जो कि इस पेपर में नहीं थे, उतने क्वेश्चन आप तैयार करके रखिए। उम्मीद है कि आपको जितने मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन बताया है, पूरा टॉपिक किस प्रकार से पेपर में आने वाला है, और जहाँ से क्वेश्चन आए हुए इसी चैप्टर से फिर से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कि यही के ये क्वेश्चन आए, या फिर इसमें से जहाँ जहाँ मैंने आपको IMP बताया वो तो कॉमन क्वेश्चन जो बताया वो तो आपको तैयार करना ही करना है। साथ में उस चैप्टर से और भी क्वेश्चन आपको मैं अलग अलग पार्ट के माध्यम से बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में यदि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट करें, तभी आपका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आ पाएगा। और इसके जैसे जैसे ये वाला वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा पार्ट 4। चलिए, अभी तक के फिजिक्स के 3 पार्ट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स में सप्लीमेंट्री या रुकजारानी में है वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्लास 12th फिजिक्स के पेपर है नोट्स जिसमें ऑल पेपर डले हुए। इसी प्रकार केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायो की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर एक सब्जेक्ट की क्लास वाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और वीडियो अभी तक के आपने इतना वीडियो में बने रहे आपके लिए, साथ में आप अभी तक के बने रहे हमारे वीडियो के, तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बात करें तो अभी तक कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।